विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू, बीकॉम पार्ट थर्ड, विषय वीएसटी, प्रश्न पत्र प्रथम के अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन में हमने पूंजी बजटन कैपिटल बजटिंग के परिचय, पूंजी बजटन का अर्थ व परिभाषा, पूंजी बजटन के विशेषताएं जो थी उनका अध्ययन किया, पूंजी बजटन के उद्देश्य, पूंजी बजटन की आवश्यकता और आवश्यकता के साथ साथ पूंजी बजटन के महत्व का हमने विस्तार से अध्ययन किया। पूंजी बजटन की प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में भी हमने अध्ययन किया। पूंजी बजटन की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। बताया था विनियोग प्रस्तावों का उद्गम हो, प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण हो और उनके साथ साथ प्रस्तावों की जांच हो, प्रस्तावों का आर्थिक विश्लेषण किया जाना चाहिए, परियोजना का चयन हो, परियोजना पर अंतिम निर्णय कैसे लिया जाए ये, और पूंजी बजट का निर्माण कैसे किया जाए, पूंजी व्ययों का अधिग्रहण कैसे किया जाए, परियोजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, अनुवर्तन, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने अब से पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। उसके साथ साथ ही पूंजी व्यय परियोजनाओं के बारे में भी हमने अध्ययन किया और तत्पश्चात जो पूंजी बजटन के महत्वपूर्ण विचारणीय घटक हैं उन घटकों को भी आपको बताया। और उस घटकों में जो महत्वपूर्ण घटक हैं वह है शुद्ध विनियोग की राशि अथवा कुल रोकड़ बहिर्वाहन, शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह अथवा शुद्ध रोकड़ लाभ, तीसरा जो था वो अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, चौथा हास्य संपत्ति के विक्रय पर लाभ हानि का व्यवहार, पांचवा परियोजनाओं का जीवन काल, छठा वांछित न्यूनतम प्रत्याय दर, सातवां अवसर लागत, आठवां प्रचलन में जोखिम, नौवां उपलब्ध कोष और 10वां गैर आर्थिक कारक। इस प्रकार से पूंजी बजटन के महत्वपूर्ण विचारणीय जो घटक थे उनका अध्ययन करते हुए हमने विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ा। साथ ही हमने संवर्धात्मक रोकड़ प्रवाहों को गणना करते समय भी किन किन बातों का ध्यान रखना था वो भी हमने आपको अवगत कराया, जिसमें वित्तीय लागतें थी, फाइनेंशियल कॉस्ट, डूबत लागतें, संक कॉस्ट, स्थिर या उपरिव्यय लागतें, फिक्स्ड और ओवरहेड कॉस्ट, और अंतिम रोकड़ प्रवाह के जो बारे में भी हमने इसमें कहा कि इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। इसमें कार्यशील पूंजी की राशि को अंतिम वर्ष के रोकड़ में प्रवाह में कैसे सम्मिलित किया जाएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया। और आज हम पूंजी बजटन मूल्यांकन पद्धतियाँ या प्रविधियाँ कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनका अध्ययन करें। पूंजी बजटन मूल्यांकन प्रविधियाँ के बारे में अध्ययन से पूर्व हम पूंजी व्यय प्रस्तावों को स्वीकार अथवा स्वीकार किए जाने के पूर्व उन प्रस्तावों की लाभदायकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोई भी टेक्निक्स या तकनीक या प्रविधियाँ जब भी हम काम में लेंगे उससे पूर्व हम ये देखेंगे कि जो प्रस्ताव हैं, जो पूंजी व्यय प्रस्ताव हैं, उनको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, उससे पूर्व उन प्रस्तावों की जो लाभदायकता है, प्रोबेबिलिटी है, का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पूंजी व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए वह ऐसी हो जिसके आधार पर स्वीकार्य अथवा अस्वीकार्य परियोजनाओं में भेद करना, अनेक विकल्पों में से किसी एक अथवा अधिक को चुनना, उनका क्रम निर्धारित करना, अधिक लाभों को कम लाभों तथा शीघ्र लाभों के बाद के लाभों की तुलना में प्राथमिकता देना संभव होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से उसे समझ जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। उस जानकारी पश्चात ही हम उस कौन सी विधि प्रविधियों का प्रयोग करें, प्रविधि का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में निर्णय करें। मतलब पूंजी प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु जो तकनीक हैं उनको निम्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है
विनियोगों के आयदगी अवधि मापदंड और उसमें आयदगी अवधि विधि। दूसरा है लेखांकन लाभ मापदंड और उसमें दो विधियां हैं, लेखांकन या प्रत्याय की औसत दर विधि, दूसरा है प्रति अंश अर्जन विधि। और तीसरा जो विधि के है हमारे मापदंड है, जो मुद्रा का समय मूल्य मापदंड के आधार पे यदि हम करें प्रस्ताव स्वीकार करें तो उसमें पहली विधि है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, दूसरी है लाभदायकता सूचकांक विधि, तीसरी है प्रत्याय की आंतरिक दर विधि और चौथी है शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि और पांचवी है अपलिखित आयदगी अवधि विधि। इसी प्रकार यदि हम अपरिहार्य मापदंड के आधार पर विधि का चयन करें तो उसमें है अपरिहार्यता विधि। और इन विधियों को जिस तरह से हमने कहा जो तकनीक है 4 भागों में बांटा है और 4 भागों में कौन सी विधि या तकनीक को किस समय उपयोग में लेना अधिक उपयोगी होगा, यह हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूंजी बजट मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में हम चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और उसमें पूंजी बजट मूल्यांकन प्रविधियों में यदि हम सबसे पहले कहें विनियोगों की अदायगी अवधि मापदंड और उसके साथ साथ ही अदायगी अवधि विधि, ये दो का है। दूसरा लेखा लाभ मापदंड के आधार पे हमने अभी पढ़ा था कि लेखांकन की औसत दर विधि, प्रति अंश अर्जन विधि। और समय मूल्य मापदंड के अनुसार हमें इनको अलग भागों में बांटा था कि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायकता सूचकांक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्याय की आंतरिक दर विधि का प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि का और अपलिखित अदायगी अवधि विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। और अंतिम जो हमने बताया था चौथा अपरिहार्यता मापदंड, उसमें अपरिहार्यता विधि के नाम से इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये चित्र के द्वारा पूंजी बजट मूल्यांकन प्रविधियों को हमने समझा। सबसे पहले हम इसमें पुनर्भुगतान अथवा अदायगी अवधि विधि जो महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम अध्ययन करें वो है पे बैक पीरियड मेथड। पूंजी व्यय का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में यह सबसे सरल तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि को पे आउट अथवा पे ऑफ विधि भी कहते हैं। किसी परियोजनाओं में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती है उस अवधि को पुनर्भुगतान अवधि पे बैक पीरियड कहते हैं। अतः विनियोजित पूंजी से प्रति वर्ष जो आय अर्जित की जाती है अथवा जो बचत प्राप्त की जाती है उसे रोकड़ अर्जन, रोकड़ बचत अथवा शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह कहा जाता है। इस शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह के आधार पर पूंजी संपत्ति में किए गए विनियोग के पुनर्भुगतान विनियोजित राशि में की जो अवधि ज्ञात की जा सकती है और यदि सभी वर्षों में शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह की राशि समान रहती है तो विनियोजित राशि में इस रोकड़ अंतर्वाह की वार्षिक राशि का जो भाग देकर परियोजना के पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात कर ली जाती है। इस विधि की गणना कैसे करें? गणना के लिए प्रयोग करने के लिए 2 बातों की विशेष जानकारी होना आवश्यक है। प्रथम, परियोजना में विनियोजन की कुल राशि जो विनियोग करेंगे वो कितनी राशि है, और दूसरी परियोजना से प्राप्त होने वाली वार्षिक बचत अथवा शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह। एक तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि विनियोजन में कुल राशि कितनी है जो हमने विनियोग की है, और दूसरा उस परियोजना से जो प्राप्त होने वाली वार्षिक बचत है, वर्ष में पूरे वर्ष की जो बचत है उसके या शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह कहते हैं, वो कितनी है। अतः परियोजनाओं में विनियोजन की अनुमानित राशि विनियोग प्रस्ताव में दी जाती है तथा शुद्ध वार्षिक अंतर्वाह की राशि ज्ञात कर ली जाती है।
अब हम सबसे पहले यदि प्रति वर्ष समान शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह होने पर इवन कैश फ्लो संपत्ति में किए विनियोग से यदि प्रति वर्ष समान शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह होता है तो परियोजना के पुनर्भुगतान की अवधि को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पे बैक पीरियड बराबर I/C, अर्थात इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नेट एनुअल कैश फ्लो का भाग दे दें तो ज्ञात हो जाएगा। प्रति वर्ष असमान रोकड़ अंतर्प्रवाह होने पर अनइवन हो इवन नहीं हो तो वैसे में कैश इनफ्लो है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे। उसमें जब किसी संपत्ति से प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह नहीं होता है तब पुनर्भुगतान अवधि की गणना संचयी रोकड़ अंतर्वाह या संचयी बचत क्यूमुलेटिव सेविंग की सहायता से की जाती है। प्रत्येक वर्ष की बचत को अगले वर्ष की बचत की राशि में उस समय तक जोड़ा जाता है जब तक संचयी बचत की राशि संपत्तियों में किए गए कुल विनियोग राशि के बराबर नहीं हो जाती। जिस अवधि की बचत विनियोग की वास्तविक लागत के बराबर हो जाती है उसी अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहेंगे और इस विधि से भुगतान अवधि ज्ञात करते समय उस समय कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जब विनियोगों की कुल लागत के बराबर राशि ज्ञात करने के लिए वार्षिक बचत को थोड़ा सा भाग ही प्रयोग करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों में वार्षिक बचत की राशि को पूरे वर्ष के समान रूप से प्राप्त किया हुआ मान लिया जाता है तथा वार्षिक बचत की राशि का जितना भाग प्रयोग किया जाता है उसका कुल वार्षिक बचत राशि से अनुपात निकाल कर उसे 12 महीनों की अवधि से गुणा कर दिया जाता है, जिसे महीनों की अवधि आ जाती है, जिसे पूर्व वर्षों की अवधि में जोड़ देने पर संपत्तियों का पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात हो जाती है। और सूत्र के रूप में यदि हम व्यक्त करें तो I-C अपॉन कैश फ्लो इन द पेबैक ईयर। जैसा कि हमने कहा था कि पेबैक पीरियड जब ज्ञात करें तो कंप्लीट ईयर कितने हैं बिफोर पेबैक पीरियड, उस पुनर्भुगतान अवधि से पहले के कितने वर्ष हैं कंप्लीट वर्ष, उनमें यदि हम क्या जोड़ें इन्वेस्टमेंट माइनस कैश इनफ्लो इन कंप्लीट ईयर्स अपॉन कैश फ्लो इन द पेबैक ईयर का भाग लगा के जो आए भागफल वो कंप्लीट ईयर की जो है उसमें कंप्लीट ईयर में जोड़ दें तो हमारे पास प्रति वर्ष असमान रोकड़ अंतर्प्रवाह होने वाली स्थिति में पेबैक पीरियड की गणना हो जाएगी। यहाँ पूर्ण वर्षों की अवधि से आज से जो प्रारंभिक विनियोगों की वापसी में लगने वाले वर्षों की अवधि से है तथा इसके तुरंत बाद वाला वर्ष जिसके दौरान प्रारंभिक विनियोगों की पूर्ण वसूली हो पाती है उसे पुनर्भुगतान वर्ष माना जाता है। निर्णय मापदंड, जब डिसीजन की बात हो उस समय एक ही परियोजना की स्थिति में यदि ये अवधि प्रबंध की स्वीकार्य अवधि के बराबर अथवा उससे कम होती है तो उस परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। एक से अधिक वैकल्पिक परियोजनाओं में से किसी एक ही परियोजना को इस विधि के अनुसार चुनना हो तो उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी पुनर्भुगतान अवधि सबसे कम हो। अब पुनर्भुगतान अवधि विधि के गुण क्या हों, उसमें सबसे पहला है सरल, सिंपल होनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग करना ये समझना बड़ा सरल है। ये विधि बड़ी सरल है जिसको हम आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दूसरा है तरलता अवधारणा, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये विधि तरलता अवधारणा पर आधारित है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्व की होती है जिनमें रोकड़ की कमी होती है तथा जो परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था ऋण लेकर करती हैं। ऐसी संस्थाएं लघु
पुनर्भुगतान अवधि वाली परियोजनाओं पर ही विचार करती है। जैसे कि हमने कहा था डिवेंचर शेयर्स के माध्यम से धनराशि इकट्ठी करती है, अर्थात तरलता अवधारणा होनी चाहिए। तीसरा है अप्रचलन का भय। ऐसे उद्योग जिसमें तकनीकी प्रगति बड़ी तेजी से होती है वहाँ मशीनों का अप्रचलन का भय तीन रहता है, अतः उन्हीं परियोजनाओं को चुना जाता है जिनका पुनर्भुगतान की अवधि कम से कम। और चौथा इसका गुण है अधिक सही अनुमान। इसका मेजरमेंट है वो वास्तव में ही अच्छा होता है। तो इस विधि की परियोजनाओं के संपूर्ण जीवन पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी लागत के केवल पुनर्भुगतान अवधि पर ही विचार किया जाता है। अतः अल्पकालीन विक्रय या लागत तत्वों के अनुमान अधिक सही होते हैं। और पांचवा गुण है इसमें जोखिम में कमी। आयत की अवधि की विधि में कम पुनर्भुगतान अवधि वाली पूंजी परियोजनाओं को स्वीकार किया जाता है, जो कि अधिक अवधि वाली परियोजनाओं की तुलना में रूप में कम जोखिमपूर्ण होती हैं। और छठा है कम लागत, लो कॉस्ट होगी इसकी। आयत की अवधि विधि अन्य विधियों की अपेक्षा काफ़ी सरल है, अतः परियोजना विश्लेषक के समय व संगणकों के उपयोग में कम लागत आती है। इस प्रकार से पुनर्भुगतान अवधि विधि के 6 गुण जो हमने बताए, सरल है, तरलता अवधारणा की रखती है, अप्रचलन का भय कम रहता है, अत्यधिक सही अनुमान है, जोखिम में कमी और कम लागत। इसके साथ साथ जो गुणों के साथ साथ कोई भी विधि है उसमें दोष जरूर होते हैं। पूर्ण भुगतान अवधि विधि के दोष क्या हैं, डीमेरिट क्या है उसकी, वो उसमें जो कमी है उस दोषों के आधार पर या कमियां बताई जाती हैं, उन विधियों पर दोषों के कारण इस विधि का प्रयोग सीमित हो जाता है मान। तो उसमें प्रमुख दोष महत्वपूर्ण पहला है विनियोजित कोषों की शीघ्र वापसी को अधिक महत्व। जो हम विनियोग करते हैं हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें वो वापस मिल जाएं, वापस रिकवर हो जाएं। इस विधि में विनियोग की लाभदायित्व की अपेक्षा उनकी तरलता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो ठीक नहीं है। लिक्विडिटी पर अधिक ध्यान है, वो अच्छा नहीं माना गया। दूसरा है विनियोगों की पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात ही आय पर ध्यान न देना। इस विधि में केवल विनियोगों की लागत की वापसी पर ध्यान दिया जाता है तथा उसके पश्चात प्राप्त होने वाली आय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी व्यावसायिक संस्था का पूंजी परियोजनाओं में विनियोग का उद्देश्य केवल लागत की वापसी नहीं होता, बल्कि विनियोगों से लाभ प्राप्त करना होता है। अतः किसी परियोजनाओं की उपयुक्तता परियोजनाओं को संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त लाभों के आधार पर ही ज्ञात की जा सकती है। और तीसरा जो है वो विनियोजन से प्राप्त कुल आय की व्याख्या न करना। जो कुल आय प्राप्त होती है उसकी व्याख्या नहीं करता। ये तो पे बैक पीरियड तक की जो बात है, तब तक की जो विनियोग प्राप्त होता है उसकी बात कह रहा है। अतः इस विधि का विनियोजन पुनर्भुगतान ध्यान दिया जाता है। ये विधि विनियोगों के जीवन काल में प्राप्त कुल आय पर विचार नहीं करती। और चौथा है पूंजी लागत की उपेक्षा। इसमें इग्नोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये विधि पूंजी की लागत की उपेक्षा करती है और पूंजी की लागत सुदृढ़ विनियोग निर्णयों पर आधारित होती है। अतः विधि सुदृढ़ विनियोग निर्णयों के आधार पर नहीं हो सकती है। और समय कारक पर ध्यान नहीं देती है। ये विधि है वो आय प्राप्ति के समय कारक पर विचार नहीं किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं से विभिन्न समय अवधियों से प्राप्त होने वाली आय का तुलनात्मक बनाने के लिए उनका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू है ज्ञात करना आवश्यक है, परंतु इस विधि में ऐसा नहीं होता। और छठा है अवशेष मूल्य पर ध्यान देना। इस विधि में संपत्ति के विशेष मूल्य पर कोई विचार नहीं किया जाता है। और सातवां है जोखिम का मापन नहीं। इस विधि में परियोजना में जोखिम पर विचार नहीं किया जाता है। किसी परियोजना के पुनर्भुगतान की अवधि में कम होने पर अत्यधिक जोखिम योजनाओं को भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो जो कठिन और ठीक भी नहीं है। और अंतिम इसका दोष है प्रारंभिक वर्षों की प्रत्याय पर अधिक ध्यान। इस विधि में किसी परियोजना का मूल्यांकन उनके संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाली आय के आधार पर न करके परियोजना के प्रारंभिक वर्षों में प्राप्त होने वाली आय के आधार पर किया जाता है। अतः यदि किसी परियोजना के प्रारंभिक वर्षों में अधिक आय मिलती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि किसी परियोजना के बाद के वर्षों में बहुत अधिक आय प्राप्त होने पर भी उसे छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से इसके दोष हैं।
और आयातगी अवधि विधि की उपयोगिता क्या है, उसमें उपयुक्त क्यों माना है इस विधि को। वो पहला है, ये परियोजना अल्पकालीन अवधि की ही हो तथा उसकी लागत तुलनात्मक रूप से कम हो। दूसरा, जब उपयोगी मानते हैं इसको जब परियोजना का अप्रचलनीय की अत्यधिक जोखिम विद्यमान हो। और तीसरा, आयातगी अवधि विधि रोकड़ की कमी वाली संस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इन परियोजनाओं की व्यवस्था के लिए किए गए ऋण कोषों को शीघ्र भुगतान किया जा सकता है। और चौथा, परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त कोषों की प्राप्ति आसान न हो। इस प्रकार की जो स्थितियाँ होंगी उसमें आयातगी विधि को उपयुक्त माना है। धन्यवाद।